हमारे नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशन का। जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उसके पहले हमने आपको कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन भी बता दिए। सबसे पहले हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बाद कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस देखे, इसके बाद न्यूटन्स के लॉज भी देखे। इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है जिसका नाम है, एक फर्स्ट टर्म जो है वो सर्कुलर मोशन है और सेकंड टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही छोटी टर्म है, डेफिनेशन ही आएंगी उसकी आपको एग्जाम में। सर्कुलर मोशन क्या है, तो बहुत सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है या फिर उसका मोशन सर्कुलर पाथ के ऊपर डिपेंड है। देखो टाइप ऑफ मोशन हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। 9th के बेसिक वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि जो मोशन के टाइप्स होते हैं वो पाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर वो पाथ लीनियर है तो रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व लाइन में है तो कर्विलिनियर मोशन है। तो इसी तरीके से even if an object, the motion of an object along the circumference of the circle is known as the circular motion. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलॉन्ग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के तौर पर आप बहुत से एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। मोशन ऑफ द व्हील अराउंड द एक्सल, रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द मून, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल पता होना चाहिए। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और उसके कुछ एग्जांपल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये पढ़ते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, हमेशा याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन में सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कौन सा है, सर्कुलर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ फोर्स acting on an object towards the center of the circle is known as the centripetal force. एक्चुअली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जिसका जो वर्ड है सेंट्रीपिटल, तो सेंट्री का मतलब आपको समझ में आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। तो सेंट्रल सीकिंग फोर्स है या फिर टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर सर्कल के सेंटर की तरफ है तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका नाम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था तब टाइको ब्राहे के बारे में बताया था कि उन्होंने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया था, बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया था पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट की। उसी ऑब्जर्वेशन को स्टडी के तौर पर, उसकी ऑब्जर्वेशन की स्टडी केपलर ने की और केपलर ने बहुत ही फेमस लॉ दे दिए। और केपलर के लॉ ही, याद रखना, द केपलर के लॉ ही न्यूटन को अपना यूनिवर्सल लॉ बनाने के लिए बहुत मददगार साबित हुए। और कभी कभी क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए कि हाउ द केपलर्स लॉ ऑफ, एक्चुअली बेसिकली थर्ड लॉ, हाउ द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ ऑर्बिटरी मोशन or planetary motion helps to formulate Newton to inverse law. अब हम पढ़ेंगे केपलर्स के लॉस, जिसको कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। टाइको ब्राहे के वक्त ही जब केपलर उनसे ज्वाइन हुए, कब केपलर उनके पास पढ़ने के लिए गए होंगे, तो 1 साल के भीतर, 1-2 साल के भीतर ही टाइको ब्राहे की मौत हो गई। और टाइको ब्राहे के जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत हेल्पफुल साबित हुए केपलर्स को ये लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए, और न्यूटन को भी अपना यूनिवर्सल लॉ बनाने के लिए यही लॉ बहुत ही मददगार साबित हुए। तो केपलर ने एक्चुअली 3 लॉज दिए थे जिनको प्लैनेटरी मोशंस के नाम से जाना जाता है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, द केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, तो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट्स। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, केपलर ने ऐसा नहीं बताया। केपलर और ओरिजिनल में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि केपलर की जो लॉज की, केपलर ने जो लॉ बताया उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत है। इतना आसान नहीं है भाई बस प्लैनेट है भाई वो गोल 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 घूम रहे हैं और हो गया काम, तो ऐसा नहीं है। केपलर का फर्स्ट लॉ बताता है कि ऑर्बिट्स ऑफ एन प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, यानी कि प्लैनेट्स सन के अराउंड
सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ में नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स क्या होता है? तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो शेप है वो इलिप्स है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं इसलिए उसको फोसाई कहा जाता है, और किसी एक फोकस के ऊपर हमारा सन रहता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विच सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। तो यह है केपलर का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है केपलर का? द लाइन ज्वाइनिंग, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, प्लैनेट्स को ज्वाइन, प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करनी, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो देखा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक सन की जो पोजीशन है वो वन ऑफ द फोसाई के ऊपर, किसी भी एक फोसाई के ऊपर है, फोकस के ऊपर है। और जब प्लैनेट सन के पास वाले एरिया से जब गुजरेंगे, व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व नियरेस्ट टू द सन और व्हेन प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, इट रिवॉल्व्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू फार अवे। यानी कि अगर सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं और प्लैनेट सन के पास वाले एरिया से जाएंगे तो बहुत फास्ट मूव करेंगे, और दूर से जाएंगे तो बहुत स्लो मूव करेंगे। तो जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको जो शेडेड पोर्शन में जो दिया गया है, जो इक्वल एरिया बता रहा है, उधर साइड में जो प्लैनेट होगा, पोजीशन जो प्लैनेट की राइट हैंड साइड में होगी तब, और इधर साइड में बता रहा है, तो दोनों का एरिया कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। हमेशा याद रखो इन लॉस के बारे में, ये लॉ बिल्कुल ही बेटा ज्यादा बार पूछे गए हैं पेपर्स में, और इस लॉ के जो स्टेटमेंट जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे ही याद करना है, बिल्कुल भी उसमें से कोई वर्ड स्किप नहीं करना है या चेंज नहीं करना है, क्योंकि लॉ है बेटा वो केपलर ने बताया, एज इट इज ही लिखने हैं। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा, द ऑर्बिट्स ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विच सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। एंड सेकंड लॉ है आपका मतलब इसका है केपलर का, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड सो स्क्वायर ऑफ, थर्ड लॉ क्या बताता, स्टेटमेंट क्या देखिए उसका, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of mean distance of the planet from the sun। तो ये थे बेटा तीन लॉ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और इसको लिखना भी ऐसे है। कभी कभी आपको क्वेश्चन के तौर पर डायरेक्ट नहीं पूछाता कि केपलर के 3 लॉ लिखिए। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये इस डायग्राम को आपको क्वेश्चन में देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और वहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई स्टेट द लॉज विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, या फिर इस फिगर में आपको जो लॉज दिखाई दे रहे हैं वो लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।